नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़ में हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए देश और दुनिया से डिफेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। IRGC कमांडर इन चीफ अमीर हातमी का बड़ा बयान। अमेरिकी सैनिक को मारने पर 28 लाख का इनाम देंगे। महिला ने यूएस सैनिक को पकड़ा तो इनाम डबल हो जाएगा। ईरान के कारण अमेरिका का दबदबा कम हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, IRGC कमांडर इन चीफ अमीर हातमी का बयान। अमेरिकी सैनिकों को मारने पर 28 लाख का इनाम देंगे। IRGC कमांडर इन चीफ अमीर हातमी का बयान। अमेरिकी सैनिक को मारने पर 28 लाख का इनाम। महिला ने यूएस सैनिक को पकड़ा तो इनाम डबल हो जाएगा। ईरान के कारण अमेरिका का दबदबा दुनिया से कम हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। IRGC कमांडर की अमेरिका को चेतावनी, ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर। IRGC कमांडर इन चीफ अमीर हातमी का बयान। कमांडर इन चीफ अमीर हातमी बोले, अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने पर अब ईरान के लोगों को इनाम दिया जाएगा। $30,000 का इनाम दिया जाएगा अगर किसी ने अमेरिकी सैनिक को जिंदा पकड़ लिया, और अगर अमेरिकी सैनिक को मार दिया तब भी इनाम $30,000 मिलेगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स, सैनिकों को मारने पर भी इनाम देंगे। महिलाओं ने अगर यूएस सैनिक को पकड़ा तो इनाम डबल हो जाएगा। अमेरिका के सैन्य दबदबे को हमने कमजोर किया है, IRGC के कमांडर ने कहा। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब में अमेरिका की अब एंट्री नहीं होगी, IRGC कमांडर हातमी। साठ दिन का जो सीज फायर था, जो 14 पॉइंट का MOU था, उसकी म्याद आज खत्म हो चुकी है। सीज फायर बढ़ाने पर कोई सहमति नहीं और कोई असहमति नहीं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक अजीब सी खामोशी है, शांति है, और जिसे स्थायी शांति नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी भी स्थितियां नाजुक बनी हुई हैं। समझने की कोशिश करेंगे, एक्सपर्ट के पास हम चलेंगे कि क्या वाकई में अमेरिका का दबदबा अब खत्म हो चुका है। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। कमांडर भूषण दीवान ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। कमांडर भूषण दीवान सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। IRGC कमांडर का बयान कि भाई अमेरिका का जवान अगर मिला, जिंदा मुर्दा पकड़ लो, इनाम हम देंगे। लेकिन बात उससे हटकर, बात कि 60 दिन का जो सीज फायर था, MOU था, जिसके बीच जंग जारी रही, आज वो भी खत्म हो चुका है। आगे क्या है, कोई इस पर अपडेट नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा सवाल जिसका जवाब चाहिए होगा सर, कि क्या वाकई में ईरान ने अमेरिका की जो तूती बोलती थी, या अमेरिका का जो दुनिया पर दबदबा था, सुपर पावर का एक टैग लगा के वो घूमता था, उसको खत्म कर दिया है सर? बिल्कुल राजेश जी, टैग खत्म कर दिया है। अमेरिका को पता है उनकी कंपल्शंस खुद की हैं, इलेक्शंस की कंपल्शन है, अमेरिका के अंदर काफी अपोजिशन है, और अभी तक तो 5-6 महीने लगभग होने वाले हैं, ईरान को घुटने पे ला नहीं पाए ये। तो ये इस हिसाब से इनको हटना था, हट गए हैं। ऊपर से उन्होंने बना दिया है 3 वो, मक्का, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान का, भाई तुम संभालो, हम जा रहे हैं। और 14 कंट्री ने साइन किया हुआ है। इस सब के चलते, और गल्फ कंट्री समझ गई हैं भाई, अमेरिका जो है, इतने बेसिस दिए अमेरिका को हमने। UAE सोच रहा है, बहरीन, कतार, सऊदी, ये कुछ बचा तो पाए नहीं हमें। तो हम इससे अच्छा है हम बातचीत करें, ईरान के साथ ही करें। तो ये लॉन्ग टर्म वही होने वाला है। तो जो अमेरिका की तूती बोलती थी वो बिल्कुल कमजोर हुई है, और ईरान का दबदबा बढ़ा है। तो आपने कहा है कि ये $30,000 का प्राइस मिलेगा और अंगूठी मिलेगी। और अगर औरत है, ईरानियन औरत है, वो मारती किसी अमेरिकन सोल्जर को, तो $60,000 की अंगूठी मिलेगी, मतलब हेड मनी। जी। तो मैं समझता हूँ ये न्यूज़ शायद थोड़ी पुरानी, जुलाई की अनाउंसमेंट थी ये, पर अभी भी दोबारा आ रही है। आज दूसरे चैनल पे भी यही बात चल रही थी, तो ये आ रही है बातें। पर सवाल ये है, ये तो एक
बताने की बात है क्या कि आप ये दिखाने की बात है भाई अमेरिका डाउन होता जा रहा है, तो कुछ भी हम कह सकते हैं, अमेरिका कुछ करेगा नहीं, कर नहीं पाएगा, अमेरिका ड्रॉ हो रहा है, हट रहा है। ये उसी का ये प्रेशर टेक्टिक्स है। बाकी मैं समझता हूँ अभी भी 50,000 सोल्जर अमेरिका के उस एरिया में हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तैनात हैं बेसिस के अंदर। तो अगर ऐसा काम करता है अमेरिका, ईरान के कुछ सोल्जर घुस के करते हैं कुवैत में, कतार में, बहरीन में, जहां भी किसी अमेरिकन सोल्जर को मारते हैं, तो लड़ाई फिर फैल जाएगी, क्योंकि बॉडी बैग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अमेरिका के लिए। तो ये हो नहीं पाएगा, ये खाली धमकियां हैं और मोराल गिराने वाला बात है, और ईरान के लोगों का मोराल बढ़ाने वाला बात है। ओके सर, एक सवाल और जिसका जवाब कमांडर भूषण दीवान चाहिए होगा, उसके बाद मैं डॉक्टर अजिताभ सिंह सर आपके पास भी आऊँगा। क्या लगता है आपको कि अमेरिका, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान का एक इस्लामिक नेटो बना दिया, या जिस प्रकार से 13-14 देश एक साथ आ गए, इन संगठनों के बाद अमेरिका जो खाड़ी के देशों में अपने सैन्य बेसेस हैं उनको खाली कर सकता है, यहाँ से हट सकता है सर? हाँ, धीरे धीरे खाली कर सकता है, हालांकि मेंटेन कर रहे हैं वो, और शायद मेंटेन करते भी रहेंगे, मेरा ख्याल है प्रेजेंस रहेगा उनका। तो धीरे धीरे हैंड ओवर इनको करेंगे, इनको सपोर्ट करते रहेंगे। खर्चा बहुत है वहाँ रखने का, अमेरिकन सोल्जर्स को आप बेसिस बना के रखने का। आप देख रहे हैं नेटो को भी बोला है अमेरिका ने, कई 2 साल हो गए हैं, कि आप अपनी तैयारी खुद करिए, खर्चे खुद करिए। तो ये भी इनको बताया जाए, खर्चे खुद करिए और हमसे तो खरीद लीजिए, जो खरीदना है खरीद लीजिए, पैसे दीजिए, हम बिजनेस करेंगे, हम मौजूदगी नहीं रखेंगे, आप संभालिए। कंट्रोल रहेगा अमेरिका का ऊपर से, पर कितना कंट्रोल रहेगा, कितना कंट्रोल मानेंगे, सऊदी है, कतार है, दुबई है, यूएई है, कितना कंट्रोल मानेंगे वो तो टाइम बताएगा। पर उनका पक्की बात है कि उनका जो तरीका है कंट्रोल करने का, वो थ्रू सैंक्शंस, ईरान पे कितने ओके, सैंक्शन लगा दिए हैं, और एक एक्ट भी पास हुआ है, ये है। ठीक है। डॉक्टर अजिताभ सिंह सर, दो सवाल आपसे भी हैं, एक ही साथ में ले लेता हूँ, बारी बारी जवाब दे दीजिएगा। पहले, अगर अमेरिका खाड़ी के देशों से निकल जाता है तो पेट्रो डॉलर का क्या होगा? क्योंकि अमेरिका की सबसे मजबूत कड़ी पेट्रो डॉलर है, और खाड़ी के देशों में ही वहीं से अमेरिका का डॉलर जो है मजबूत होता है। उस पर थोड़ी सी अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा। और दूसरा, क्या वाकई में ईरान ने इस जंग में अमेरिका को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, जिसके कारण आज अमेरिका के साथ खड़े होने वाले देश भी अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं? जी राजेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अमेरिका की निश्चित रूप से जो एक दबदबा था, खास करके खाड़ी के देशों में और खाड़ी क्षेत्र में, वो कमा है। और इसके कई एग्जाम्पल हैं। एक तरफ तो देख लीजिए कि वो ईरान को लेके जो युद्ध लड़ा था, उसके कोई एक भी ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए, चाहे वो इस्लामिक रेजिमे को खत्म करना हो, चाहे ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बंद करना हो, और इसके अलावा सैंक्शन, बहुत सारे प्रयास उसने किए, नहीं हुआ। और ऊपर से उसको एक कह लीजिए तोहफा मिल गया, हॉर्मुज का, जो कभी नहीं बंद था, जहां कोई टोल नहीं था। आज अमेरिका की उस पर भी पकड़ ढीली हुई है, और उस पर ही नहीं, अब तो बाबल मंदिर पे भी खतरा मंडरा रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। तो एक तरफ तो ये देख लीजिए, इससे खाड़ी के देशों का भरोसा डगमगाया है। और इसीलिए एक मक्का पैक्ट जो हुआ है, या एक मल्टीनेशनल अलायंस जो सऊदी अरब ने 14 देशों का, बल्कि कहिए 39 देशों के साथ जो बनाया है, तो एक तरफ तो फिर इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और जो क्षेत्रीय संतुलन है वो अब दूसरी दिशा में दिख रहा है। अमेरिका की बजाय यूरोप के देश उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, खाड़ी के देश आपस में इस्लामिक नेटो कह लीजिए, सुन्नी नेटो, इस तरह की कवायद हो रही है। दूसरी तरफ ये भी खबरें आई हैं कि कुछ पैसे का लेन देन भी यूएई और सऊदी या कतार शायद ईरान को किया है, और कोशिश की जा रही है थोड़ी सी मेल जोल बढ़ाने की। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि अमेरिका वो भरोसामंद नहीं है, और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, बचा भी नहीं पा रहा है, तो खाड़ी के देशों का लॉस ही बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी तरफ एक देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, राष्ट्रपति ट्रंप ने मक्का समझौता का स्वागत किया है। बिल्कुल। शायद ये पहली दफा उन्होंने स्टेटमेंट अपने सोशल मीडिया पे लिखा है, और वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही साहसिक, एक बड़ा और महत्वपूर्ण ये कदम है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी अब मान रहे हैं कि, और उसमें स्टेटमेंट में ये भी वो लिख रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि ये देश अपनी रक्षा खुद करेंगे। तो ये दिखा रहा है कि अमेरिका अब उनको, उनके भरोसे खाड़ी देशों को छोड़ने का मन बना रहा है, और इस तरह के संगठन को, इस तरह के पैक्ट को वो बढ़ावा भी दे रहा है। दूसरी बात जो आपने कही कि पेट्रो डॉलर की का जो प्रभुत्व जी। है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतनी आसानी से राजेश जी उसको छोड़ेगा।
ग्रेजुअल निश्चित रूप से सैनिकों को वो इधर से उधर शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन अभी भी पेट्रो डॉलर की पकड़ उसकी रहेगी। पहला, इस क्षेत्र से इतनी आसानी से अमेरिका नहीं निकलेगा। दूसरा, जो उसका व्यापार तेल का होता है वो डॉलर में ही सुनिश्चित करेगा, हथियारों का लेन देन जारी रहेगा। तो इसमें अभी भी देखिए, खाड़ी के जितने भी बड़े देश हैं, चाहे वो सऊदी हो, कतर हो, यूएई, इनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका और यूरोप में ही है। तो वो इतनी आसानी से उसकी शिफ्टिंग भी नहीं होती। ये देश, खाड़ी के देश जो हैं, वो अमेरिका यूरोप पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं बनिस्बत की भारत जैसे एशिया के देशों पे। तो वो चूंकि उनका पैसा फंसा हुआ है, जी अमेरिका कभी भी उसको कंट्रोल कर सकता है। जैसे ईरान के पैसे को अमेरिका ने कंट्रोल करके दिखा दिया, रूस के पैसे को कब एक तरह से कैप्चर करके दिखा दिया। तो दोनों चीजें उलझी रहेंगी, इसमें इतना आसान नहीं होगा। जी, बस एक सवाल और डॉक्टर जीताब सिंह सर, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि क्या ये जो मुस्लिम नेटो बना या सुन्नी नेटो बना, कहीं ऐसा तो क्या लगता है आपको, कहीं जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई है, ये सब अमेरिका के इशारे पर ही हुआ है, एक पिच तैयार की जा रही है ताकि अमेरिका यहाँ से निकल सके उसके लिए? डॉक्टर साहब देखिए, इसमें दो चीजें संभावना दिखती है मुझे राजेश जी। एक तो अमेरिका अपनी कमजोरी समझ रहा है, और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इलेक्शन में पहले वादा भी किया था कि अमेरिका को इन युद्धों में नहीं उलझाएंगे, उसको वापस लाएंगे। कह लीजिए 5 साल पहले इसी 15 अगस्त को अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज बाहर निकली थी, लिटरली हार के निकली थी। तो एक तो वो कमिटमेंट है, और फिर से इलेक्शन सर पे आ रहा है, और उसके पहले इस युद्ध को इस तरह से उलझा दिया है। अमेरिका में महंगाई बढ़ी है, युद्ध के खर्चे बढ़े हैं, हथियार अमेरिका के कम हो गए हैं। तो ये सारी उलझने उनको अगले इलेक्शन में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए वो चाह रहे हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और एक मुझे लगता है नई रणनीति का भी हिस्सा है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाड़ी के देश अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लें। जी अमेरिका का तो ओवरऑल प्रभुत्व रहेगा, उसके बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा, लेकिन ग्रेजुअली वो इनको भी मौका देगा, क्योंकि अमेरिका ने इतना ज्यादा लोड ले रखा है। 80 देशों में 750 से ज्यादा सैनिक ठिकाने उसने खोल रखे हैं, तो उसके लिए एक हाथी पालना हो गया। और अब अमेरिका की क्षमता, अमेरिका की आर्थिक और सैन्य दोनों में ह्रास हुआ है, तो शायद एक रियलाइजेशन भी उसको है। ओके, ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल यात्रा पर भारत के आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ, नेपाल आर्मी के मानद जनरल बनेंगे जनरल धीरज सेठ। नेपाल में गोरखा भर्ती पर हो सकती है चर्चा। लिपुलेख, कालापानी, लिम्पिया धुरा पर दोनों के बीच विवाद है। नेपाल यात्रा पर भारत के आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ, नेपाल आर्मी के मानद रैंक सर को दिया जाएगा। नेपाल में गोरखा भर्ती को लेकर बातचीत हो सकती है। लिपुलेख, कालापानी को लेकर दोनों के बीच विवाद है। नेपाल के दौरे पर हैं जनरल धीरज सेठ। जनरल धीरज सेठ का 3 दिवसीय नेपाल का दौरा अहम। नेपाल आर्मी के मानद जनरल बनेंगे जनरल धीरज सेठ। गोरखा की भर्ती को लेकर होगा फैसला। सुगौली संधि 1816 के तहत भारत नेपाल में भर्ती होती थी, लेकिन 2020 कोरोना के बाद से भर्ती नहीं हुई, क्योंकि 2022 में अग्निवीर आ गया, उसके बाद से फिर भर्ती नहीं हो पाई। नेपाल में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लिपुलेख, कालापानी, लिम्पिया धुरा को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी है। भारत क्या आ सकते हैं नेपाल के पीएम वालेंशा? अभी तक उन्होंने किसी देश का दौरा नहीं किया है। अमूमन ऐसा होता था कि नेपाल में जो भी प्रधानमंत्री बनता था वो पहले भारत के दौरे पर आता था। हालांकि बीच में परंपरा केपी ओली शर्मा ने जरूर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ज़्यादातर इतिहास यही कहता है। कमांडर भूषण दीवान सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ सर नेपाल के दौरे पर, गोरखाओं की भर्ती 2020 के बाद से 2026 तक हुई नहीं। इस पर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना दीजिएगा। और ये यात्रा उस वक्त हो रही है सर जिस वक्त लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है, और चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि अपनी पकड़ को नेपाल पर मजबूत कर सके। उस बीच ये दौरा क्या मायने रखता है साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक तरीका है जो नेबर्स के साथ गुड लिंक होनी चाहिए, और नहीं तो चीन उसके अंदर कूदेगा जो कूद रहा है। तो ये वो मौका है। हालांकि बालन शाह तो इंडिया आए नहीं, अब
तो ठीक है, नहीं आए तो हमने एक पहल ली है। कई बारी बड़े भाई को पे लेनी पड़ती है, छोटा भाई अगर नहीं मानता है तो ये आर्मी काफी ज्यादा आर्मी ये है कि भर्ती थी, काफी पैसे भी थे अमेरिका नेपाल को मिलते थे, इंडिया के जो उनके इंडिया में भर्ती थे फौजी उनके। तो अब तो वो नहीं है, और आप तो पता है इतने फौजी रिटायर्ड वहां पे हैं, लाखों की संख्या में हैं। तो उसमें ईसीएचएस का भी बहुत तंत्र वहां पे अभी भी है, उनको फैसिलिटीज जो हैं बैंक का है, पेंशन रिइंबर्समेंट का है, पेंशन देने का उनको। तो ये शायद बड़ी अच्छी बात हो अगर ये चीज दोबारा स्टार्ट शुरू हो जाए। और दूसरी चीज मैं ये देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा सिग्नल हो रहा है, हमारे जनरल साहब की तो विजिट ठीक है। वो एक नेपाल के अंदर वातावरण बन रहा है कि मतलब एक हिंदू राष्ट्र की तरफ जाने का और राजशाही लाने का। ये भी एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर राजशाही आती है तो चीन का मध्यस्थता जो है नेपाल के अंदर, हमारे लिए वो कंडीशन बेटर हो जाएगी, चीन की मध्यस्थता कम हो जाएगी, और नेपाल का जो इंडिया के साथ ट्रेडिशनल रिश्ता है वो बढ़ेगा आगे। ये बातें इस तरफ ज्यादा बढ़ेंगी तो अच्छी बात है। और पर देखिए कैसा क्या होता है। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है जो हमारे चीफ गए वहां पे, जी। और ऑनररी रैंक देना ये तो होता ही है, एक किस्म से पहले से है। अभी देखिए क्या होता है। जी, अग्निवीर को लेकर और लिपुलेख कालापानी लिम्पिया को लेकर कोई कमांडर भूषण दीवान सर बात बन सकती है, कोई सहमति बन सकती है? क्योंकि इससे पहले भी चाहे मनोज पांडे साहब हों या जनरल द्विवेदी साहब हों, सब गए लेकिन कोई फैसला हो नहीं पाया। हाँ, पर ये देखिए अभी ऐसा है कि अब तो मालिन शाह की सरकार आई है, हालांकि जिस टाइप से वो मालिन शाह ने कुछ स्टेटमेंट बना दी कि हमने भी इंडिया की टेरिटरी पकड़ी हुई है वगैरह, जी। और एक और चीज कह दी कि पुराने रूल बुक में लिखा हुआ है इंडिया से माल आएगा इतनी ज्यादा ड्यूटी लगेगी, ये सब बातें कही थी। पर शायद वो शुरू में उत्साह, मतलब नया नया जोश होता है। मालिन शाह को तो मेयर ही थे ना आफ्टर ऑल, काठमांडू के वो। बिल्कुल। तो शायद वो चीजें समझ रहे होंगे, धीरे धीरे चीजें लाइन पे वापस आ सकती हैं, स्कोप बन सकता है। अभी स्कोप बेटर है जब मालिन शाह है, क्योंकि उन्होंने कुछ चेंज करके दिखाना है। और हालांकि चेंज का मतलब ये नहीं कि एकदम हमारे साथ ही घुल मिल जाएंगे मालिन शाह, क्योंकि घुलने मिलने में उनको नुकसान है। वो अपना इक्वी डिस्टेंस टाइप रखेंगे, और ज्यादा ताकि चीन के साथ भी रहेगा तो भारत को थोड़ा प्रेशर में रखेंगे, वो ये उनका आइडिया रहेगा। पर लव फिर भी चांस है कि ये चीजें जो है ये सुलझ जाएं, क्योंकि नेपाल के अंदर मेन फोकस जो है बालन शाह का है, कि मेन फोकस यही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, ओके। टूरिज्म डेवलपमेंट। इंडस्ट्री नहीं है, जॉब्स नहीं है, जनजी ने तकलीफ की, जनजी के वे पे तो आए, भाव उसके तो भाव पे कंधों पे आए हैं बालन शाह। तो जॉब होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, और जो उनका पोटेंशियल हाइड्रो पावर का वो होना चाहिए। तो उसके वो चाइना के साथ तो नहीं हो सकता है। तो इस सब के चलते स्कोप बेटर है, क्योंकि एक नया यंग मैन आया है। हम होप है कि मेच्योरिटी के हिसाब से काम करेगा, और इकोनॉमिक फोकस को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे रख के शायद कुछ ना कुछ रास्ता निकले, आगे बातें बढ़े लिपुलेख की, और जो एरियाज जिसमें कंफ्लिक्ट है, जी। शायद कुछ बातें बन जाएं। ओके। मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर अजिताभ सिंह सर। कैसे भारत नेपाल के संबंधों को हम देखें, ऐतिहासिक संबंध हैं, बेटी और बोटी का रिश्ता रहा है। सर ने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीज़ों को क्लियर किया कि किस प्रकार से इंडियन आर्मी वहाँ पर ऑपरेट करती है, वहाँ पे एक्स सर्विसमैन को सीएसडी ईसीएचएस हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। लेकिन हम कैसे दोनों देशों के रिश्तों को देखें, चाहे इससे पहले केपी ओली शर्मा हों या अब बालन शाह हों, चीज़ें बदली हैं, प्रधानमंत्री बदले हैं, लेकिन विवाद जस के तस हैं, और अभी तक बालन शाह ने किस देश के दौरे पर जाना है वो फैसला तक नहीं हुआ है। कहाँ हम भारत नेपाल के संबंधों को देख रहे हैं उस वक्त जिस वक्त चीन लगातार नेपाल पे नजर बनाए हुए है? देखिए, भारत और नेपाल के संबंध सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा राजेश जी, बेटी रोटी का संबंध है। और ये बहुत गहरे, जो हम कहते हैं ना कि लोगों का लोगों से संबंध जो है, ये रिश्तों को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। मेरे हिसाब से ये इतने अच्छे हमारे जो पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट हैं, ये इंटैक्ट हैं, और यही भारत और नेपाल की दोस्ती कह लीजिए, रिश्तों की बुनियाद भी है, और उसको एक नई गति और नई ऊर्जा देने की ताकत भी वहीं से आती है, और वो इंटैक्ट है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, और नेपाल का ये दुर्भाग्य रहा है कि राजशाही तो चली गई, लेकिन वहां प्रजातंत्र अस्थिर अभी भी है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि कई प्रधानमंत्री वहां बदले हैं,
उसकी वजह से वहां राजनीतिक दलों के बीच जो खींचातानी है, जो एक डेमोक्रेसी का ड्रॉबैक मैं मानता हूं, उसकी वजह से वहां नीति निर्धारण में चैलेंजेज आते हैं और लोक लुभावन कई सारी चीजें, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी रही हो या नेपाली कांग्रेस हो या बालन शाह की सरकार हो, इस तरह के चुनावों में वादे करती है और उसमें कहीं ना कहीं चाइना का भी रोल हो जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। लोभ देके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का लोभ देके चाइना कोशिश करता है घुसपैठ करने की, और ये हमारे नेबरहुड में खास करके देखिए तो कई देशों में उसने किया है। चाहे जी। आप बांग्लादेश की बात कीजिए, श्रीलंका की बात कीजिए, मालदीव की बात कीजिए, चाइना इससे बाज नहीं आता। लेकिन मुझे लगता है कि बालन शाह की सरकार को ये रियलाइजेशन अब हो रहा है, क्योंकि लेटेस्ट कई पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वैसे तो हमारे आर्मी चीफ का एक कस्टमरी दौरा है और वो मानद जनरल की उपाधि उनको दी जाती है, ये हमेशा से होता रहा है। लेकिन इससे बढ़ के देखिए, अभी बालन शाह जो भारत के राजदूत हैं उससे भी मिले, पहले वो मिल भी नहीं रहे थे, तो उनका मिलना और इस तरह से कई उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए, वो मुझे लगता है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम फिर से जाने की कोशिश में हैं। कुछ बॉर्डर के मुद्दे हैं, कुछ ऐसी है जो मिल बैठ के ही बात हो सकता है, उसका समाधान बातचीत से ही होता है। और मुझे लगता है वहां पे भारत के बिना नेपाल और नेपाल के बिना भारत दोनों एक दूसरे के पूरक है, मैं मानता हूं। और जो गोरखा सैनिक हैं उनकी बहुत बड़ी भागीदारी और जिम्मेदारी रही है भारत के साथ, जो 2020 से ये रुका हुआ है, अग्निवीर स्कीम जो सरकार ने लाया उसके बाद से, तो थोड़ी सी उसमें रुकावट आई है। मुझे लगता है फिर से वो प्रथा कह लीजिए और वो जो एक संस्थागत इस तरह के दोनों देशों के बीच है, मुझे लगता है पटरी पे आ जाएगा। और जनरल सेठ का दौरा उस मामले में मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। ठीक है डॉक्टर जिताब सिंह सर, लेकिन कमांडर भूषण दीवान सर ने एक अलग एंगल से चीज़ों को रखा, उसको थोड़ा सा आप टिप्पणी में चाहूँगा कि आप करें कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग एक बार फिर से नेपाल में तेज हो चुकी है और साथ में राजशाही की वापसी की भी मांग की जा रही है। जब तक राजशाही थी तब तक हिंदू राष्ट्र था नेपाल, उसके बाद वहाँ से चीज़ें बदल गई। क्या कुछ बदल जाएगा इससे अगर नेपाल में वाकई में पॉसिबल होता है तो? देखिए, निश्चित रूप से नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा है जैसा कहा जाता है, लेकिन अब वहां जिस तरह के डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया है और उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और खास करके चाइना का इन्फ्लुएंस निश्चित रूप से वहां बढ़ा है। तो और आप देख लीजिए मुस्लिम पॉपुलेशन भी वहां पहले से बढ़ा है, तो इस तरह के चैलेंजेज होंगे, इतना आसान नहीं होगा। हाँ, अभी ये हिंदू राष्ट्र की बात या राजशाही की बात वो पहले कई सालों से चल रही है, ऐसा नहीं है कि वो एकाएक आया है और बालन शाह के आने से वो बढ़ा है। लेकिन ये मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा, चैलेंजेस होंगे, क्योंकि खास करके जो वहां पॉलिटिकल पार्टीज के अपने जो इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, उसमें इस पे एक मत होना आज के दौर में इतना आसान नहीं लगता। खास करके जब जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, चाहे वो चीन का कह लीजिए, अमेरिका की भी बीच बीच में कुछ सुगबुगाहट होती रहती है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी रोल हमने देखा है, छेड़छाड़ करने की उसकी जो आदत है, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें टाइम लगेगा। ओके, ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया को दिया बड़ा झटका। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल घटा दी है, इससे नॉर्थ कोरिया को गलत मैसेज जाता है। ट्रंप ने कहा किम जोंग उन के साथ मेरे रिश्ते अच्छे हैं, ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया को दिया बड़ा झटका। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल को घटा दिया है, इससे नॉर्थ कोरिया को गलत मैसेज जाता है। ट्रंप कहते नजर आए किम जोंग उन के मेरे साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया को बड़ा झटका दिया। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल को कम करने का फैसला किया है। ट्रंप कहते हैं कि इससे नॉर्थ कोरिया को एक गलत मैसेज जाता है, क्योंकि किम जोंग उन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। चलिए ग्राफिक्स प्ले करिए। ट्रंप का साउथ कोरिया को झटका, मिलिट्री ड्रिल कम करने का ऐलान ट्रंप ने किया। नॉर्थ कोरिया को बड़ा मैसेज दिया गया है, किम के साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं, ट्रंप कहते नजर आए। मिलिट्री ड्रिल से गलत संदेश जाता था, इसके कारण मैंने मिलिट्री ड्रिल को कम करने का फैसला किया। अभ्यासों पर काफी पैसा खर्च होता है, ट्रंप की स्टेटमेंट। फ्रीडम शील्ड अभ्यास इसी हफ्ते शुरू होगा। अमेरिका साउथ कोरिया का लगभग
28,500 अमेरिकी सैनिक हर वक्त साउथ कोरिया में तैनात रहते हैं। ट्रंप और किम की अभी तक 3 बार मुलाकात हो चुकी है। क्या चौथी बार मुलाकात होने जा रही है या हटकर है कुछ? कमांडर भूषण दीवान सर के पास हम चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान सर, इसके क्या बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज ट्रंप की तरफ से दिया गया कि भाई साउथ कोरिया के साथ हम अब जो सैन्य अभ्यास हैं उनको कम करेंगे क्योंकि किम जोंग उन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सब? ये तो दोस्ती का बहाना है। दोस्ती की तो खैर कोई मतलब नहीं दोस्ती का। ये तो बातें कह रहे हैं। खर्चा उनका बहुत हो रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर। अमेरिका हर जगह खर्च कर रहा है। साउथ कोरिया एक बड़ा रिच कंट्री बन रहा है। साउथ कोरिया तो वेपन्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के साथ भी जॉइंट डेवलपमेंट है वेपन्स की। तो मुझे इसमें ये नजर आता है कि साउथ कोरिया को अमेरिका कहता है भाई अपना खर्चा आप करें, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है। आप अपना खुद देखो, आप तो हमारे साथ क्लोज मत रहो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी एक्सरसाइज कट हो गई ना। जॉइंट इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो रहेगी। साउथ कोरिया का भी डिपेंडेंस अमेरिका पे है, अमेरिका का भी साउथ कोरिया पे है, पर मेरे को लगता है स्केल कम करना चाह रहे हैं। और ये तो कहने वाली बातें हैं कि मेरे रिलेशन नॉर्थ कोरिया वाले से अच्छे हैं इसलिए मैं कम कर रहा हूँ, प्रोवोकेटिव है। कोई प्रोवोकेटिव का सवाल नहीं है। पर ये है एक लॉलीपॉप दिया है नॉर्थ कोरिया को, तो उसको कल को बातचीत की जा सकती है। अरे भाई तुम क्यों चीन के हाथ में आ रहे हो? आपको मैंने बड़ी भारी बात बता दूं, इसके अंदर सीक्रेट क्या है। नॉर्थ कोरिया के पास बहुत भारी मात्रा में आरईएम्स हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, बहुत भारी मात्रा में। और चीन इसलिए नॉर्थ कोरिया सब लेके अप्लाई करने वाला है। तो चीन और नॉर्थ कोरिया अपनी दोस्ती बहुत गहरी बनाना चाह रहा है। उस गहरी दोस्ती को बनाते हुए ये एक लॉलीपॉप दे रहे हैं नॉर्थ कोरिया को कि हम साउथ कोरिया के रिश्ते के साथ हमारे रिश्ते हम कमजोर कर रहे हैं, मिलिट्री रिश्ते। ये खाली ये रीजन है। और रीजन खाल कोई प्रोवोकेशन का और ये प्रोवोकेट करने का नॉर्थ कोरिया को ये सब नहीं है। तो ये मेन चीज इकोनॉमिक रीजन है, ताकि चीन नॉर्थ कोरिया को इससे नॉर्थ कोरिया इन्फ्लुएंस मिलेगा। तो अभी तो नॉर्थ कोरिया पूरा बैठा हुआ है अमेरिका चीन के साथ गुट, तो उसका चीन की डोकरी में पड़ा हुआ हो, तो उसकी गोदी में बैठा है। अब अमेरिका भी आ गया। तो जैसे नेपाल की बात करते हैं, इंडिया भी चाइना भी बैलेंसिंग करता है उसके साथ नेपाल। सेम वे अभी नॉर्थ कोरिया भी चाइना और यूएसए के बीच में अगर अकलमंदी होगी नेपाल के कोरिया के हेड ऑफ स्टेट को, तो वो बैलेंसिंग करके अपनी कंट्री को आगे बढ़ा के ले जाएगा। ये होने वाला है। ठीक है कमांडर भूषण दीवान सर, एक सवाल और कि क्या ये जो ट्रंप ने फैसला लिया है, ये मान के चलें कि अब जो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में जो देश थे जो अमेरिका के ही भरोसे थे, उनको भी अब अपने फ्यूचर प्लान सोचने पड़ेंगे क्योंकि ईरान में तो अमेरिका एक्सपोज हुआ है और यहाँ भी अमेरिका अब धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे खींच रहा है। तो चाहे फिलीपींस हैं, चाहे अपना वियतनाम या ताइवान है, इनको भी सोचना होगा, इवन तक जापान को। बिल्कुल बिल्कुल, जापान ने तो पहले ही कह दिया है। जापान की लड़ाई सकलेन आइलैंड की रशिया से भी है और चीन से भी है। पूरा लबुलबाब ये है कि इन कंट्रीज ने हम देखिए मिलिट्री सेल्स होती है, एफएमएस, फॉरेन मिलिट्री सेल्स। उसमें तो कई चीजें, सेल्स में तो पैसे मिलता है, अमेरिका को मिलते हैं, और कई चीजें दी जाती हैं कि मेरा एरिया ऑफ डिफेंस है तो हम इसको सब पैसे भी देंगे। अब धीरे धीरे इकोनॉमी के हिसाब से ट्रम्प यही कहना चाह रहा है सभी को, अपना घर आप संभालो। वही पहले ईरान वाली बात कर चले, हम पिता जानो तन साथी, अब तुम्हारे वतन हवाले वतन साथी, हमसे खरीदो जो खरीदना है, हम पे डिपेंडेंट मत रहो। तो ये करने से क्या होगा, चीन जैसे ईरान के अंदर सैंक्शन से काम करने वाले हैं, मैं समझता हूँ चीन के साथ भी वो एक ट्रेड रिलेशन से, इकोनॉमिक चीजों से, इससे चीज को आगे बढ़ाएंगे। और अंदर खाने तोड़ने का तो काम करते ही हैं, जो जैसे इनकी सीआईए है, जो भी है, ये तो करते ही हैं। जो यूएसएसआर को तोड़ दिया अंदर से, इस टाइप का काम पे फोकस ज्यादा रहेगा। मिलिट्री डायरेक्ट अटैक में जीत पक्की नहीं, रिजल्ट भी पक्के नहीं क्या होने वाला है। तो ये बातें, अच्छा है बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो राख की। अब खुल गई ईरान में मुट्ठी, खुल तो कई बार गई है, वियतनाम में खुल गई, अफगानिस्तान में खुल गई, यहाँ खुल गई। तुमको पता है मिलिट्री पावर डिटरेंस है, दिखाने के लिए। यूज करने को गए तो आपकी मुट्ठी खुल जाएगी, राख हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी बदल रहे हैं, मैं समझता हूँ। बातें करते नहीं वॉर शोर की, पर करेंगे नहीं, ये है। ठीक है, शुक्रिया कमांडर भूषण दीवान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे पता चला आपने कहीं जाना है, शुक्रिया इसके लिए, फिर भी आपने समय दिया। डॉक्टर अजिताभ सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर अजिताभ सिंह सर, कैसे हम डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को देखें, खासकर डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में दुश्मनों से ज़्यादा अपने दोस्तों को झटके दे रहे हैं।
चाहे फिर वो टैरिफ की बात हो, कनाडा की ज़मीन पर कब्जे की बात हो, ग्रीनलैंड को लेकर कब्जे की बात हो, या फिर भारत को लेकर लगातार 25 से 30 बार स्टेटमेंट देना कि मैंने जंग रुकवाई, या टैरिफ की बात हो। तो अब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच आकर ये कहना कि हम साउथ कोरिया के साथ सैन्य अभ्यासों में कमी करेंगे, कैसे हम दूसरे कार्यकाल को देखें? ये दुश्मनों से ज़्यादा दोस्तों के लिए ट्रंप का दूसरा कार्यकाल जो है चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा राजेश जी। ये दोस्तों के साथ ये ज्यादा ही दोस्ती शायद निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, ये दोनों चीज दिख रहा है कि वो अब कूटनीतिक ज्यादा दबाव बना रहे हैं। और मुझे लगता है चूंकि वो ट्रांजैक्शनल ज्यादा है, व्यापारिक ज्यादा है, ऑब्वियसली वो बिजनेसमैन है, तो इसीलिए अब देखिए जो आप फोटो अभी तस्वीर जो दिखा रहे हैं, 2 दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद शेयर किया है अपने सोशल मीडिया पे। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो जो रेयर खनिज पदार्थों की जो इनको अमेरिका को चाहिए, वो उसकी दरकार भी है, और नॉर्थ कोरिया को बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि 2018-19 में 3 बार इनकी नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि एक तो वहां वो ऑप्शंस तलाश रहे हैं कि अमेरिका को क्या फायदा हो सकता है नॉर्थ कोरिया से, लेकिन उससे ज्यादा जिस तरह से ये हिंद प्रशांत क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, एक तरफ वो तो इस एक्सरसाइज जो मिलिट्री एक्सरसाइज साउथ कोरिया के साथ है उसको कम करने की बात कर रहे हैं क्योंकि खर्च उसमें ज्यादा लग रहा है। दूसरी तरफ देखिए जॉर्ज वाशिंगटन जो युद्धपोत है उसको वियतनाम से निकाल के वो हॉर्मुज के साइड में उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र को निश्चित रूप से वो चाइना के लिए खुला छोड़ रहे हैं, और इससे इनके दोस्तों के लिए खतरा बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से अब जो इनके पार्टनर्स हैं, दोस्त हो, चाहे वो जापान हो, फिलीपींस हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, ये सारे, और ऑब्वियसली कोरिया, नॉर्थ साउथ कोरिया है, ये अपने विकल्प देखेंगे, अपनी सुरक्षा इनको खुद देखनी पड़ेगी। और ये राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से इनको ये आगाह एक तरह से किया जाता है। और देखिए कितना सुपरफिशियल है ये, इस तरह के अनाउंसमेंट ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया से करते हैं, तो दोस्तों की कद्र की बजाय उनकी एक तरह से धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। इससे अमेरिका का भरोसा इन देशों का भी कहीं ना कहीं टूट रहा है। और मुझे लगता है ये दबाव की नीति ज्यादा है कि कोरिया ने एक्चुअली साउथ कोरिया ने, इन्होंने कहा भी कि ईरान के युद्ध में जो डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए लड़ाई जो हुई ईरान से, उसमें साउथ कोरिया ने नहीं दिया अमेरिका का साथ, इसलिए इनका गुस्सा ज्यादा भड़क रहा है। और वो गुस्सा नेटो के देशों पे भी इन्होंने उतारा, भारत जैसे देशों पे भी उतारा, और अब ये साउथ कोरिया की बारी है, उस पे भी मुझे लगता है ये गुस्सा, एक खीज उनका, उनकी हताशा, निराशा ही इस तरह के स्टेटमेंट और इस तरह के कदम लेने के पीछे है। ठीक है, बस मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि अब अमेरिका का सूर्य अस्त होने वाला है, साफ तौर पे दिख रहा है, लेकिन सूर्य उदय कहीं ना कहीं चाइना की तरफ दिखाई पड़ रहा है, और दुनिया भी मान रही है कि चाइना अगली सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। वाकई में ये भारत के लिहाज से अगर चाइना सुपर पावर बन के आता है तो कैसे हम चीज़ों को देखें, फिर कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा? देखिए अभी लेटेस्ट कुछ सर्वेस हुए हैं राजेश जी, उसमें निश्चित रूप से कई देशों ने, इनफैक्ट 36 देशों का एक सर्वे हुआ है, प्यू रिसर्च ने किया है, उसमें भी ये खुल के आया है कि चाइना पे विश्व के देशों का भरोसा बढ़ा है, अमेरिका पे घटता ही जा रहा है। तो ये चीज दिखाती है कि चाइना खास करके युद्ध में अभी उस तरह से उलझता नजर नहीं आ रहा है, व्यापार पे फोकस कर रहा है, और व्यापारिक रिश्ते वो अच्छे से अभी कई देशों से, ज्यादातर देशों से चला रहा है। फायदा उसमें चाइना का है क्योंकि चाइना ज्यादा अभी दुनिया के जो जरूरतें हैं उसको मीट करने में सक्षम है। और मुझे लगता है ब्रॉडली आप कह लीजिए थोड़ी सी क्वालिटी भी है, टाइमली भी वो कर रहा है, और कॉस्ट इफेक्टिवली किफायती भी कर रहा है। तो दुनिया की मजबूरी है उससे सामान खरीदना और उसके साथ व्यापार करना। कुछ चीजों में चाइना ने महारत हासिल कर ली है, खास करके कंज्यूमर गुड्स में, तो वो सस्ते में डंप कर रहा है, ये भी दुनिया देख रही है। दूसरी तरफ लेकिन चाइना जिस तरह से इन्वेस्टमेंट अपने BRI प्रोजेक्ट जो है उसको बढ़ाते हुए और कैसे दुनिया को आर्थिक रूप से कब्जे की कोशिश कर रहा है, वो भी दुनिया देख रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, माफी चाहूंगा, पीछे से लगातार कमान आ रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, 2021 से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद हैं।
महाराष्ट्र के बड़े मराठा नेताओं में से विनोद तावड़े फडणवीस सरकार में मंत्री रहे, संगठन में अहम पदों पर रहे हैं विनोद तावड़े। तो नितिन नवीन की नई टीम जिसमें विनोद तावड़े भी हैं, महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं। सुनील बंसल की बात करें, बीजेपी में संगठन के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी है निभाए हैं और 2022 में राष्ट्रीय महासचिव बने थे। चुनावी रणनीति बनाने में माहिर उनको माना जाता है। पश्चिम बंगाल जीत में बड़ी अहम भूमिका सुनील बंसल ने निभाई, मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। नितिन नवीन की नई टीम में गुजरात के बड़ोदरा से सांसद हैं डॉक्टर हेमांग जोशी, VJYM गुजरात के अध्यक्ष भी रहे हैं। यूथ को करीब लाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर रही है डॉक्टर हेमांग जोशी पर। तो गुजरात के बड़ोदरा से सांसद हैं, गुजरात के बड़ोदरा से सांसद हैं। तो 13 उपाध्यक्ष, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जिन्हें बनाया गया है वसुंधरा राजे हैं, श्री तीर्थ सिंह रावत हैं उत्तराखंड से, श्री राम माधव हैं दिल्ली से, श्री वैजयंत जया पांडा हैं और दूसरे तमाम नितिन नवीन की नई टीम में और भी कई अहम चेहरों को शामिल किया गया है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी की बात करें, श्री BL संतोष। मेरे सहयोगी ताविश कुमार दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा ताविश के पास हम चलेंगे। ताविश, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, किस किस को जगह मिली, कौन कौन सी जिम्मेदारियां? देखिए राजेश, बहुत अहम टीम इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित की गई है। कई बड़े बदलाव हमें देखने के लिए मिले हैं। अगर आप देखेंगे तो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके अलावा पार्टी की जो कोर कमेटी तैयार की गई है बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महामंत्री 8 बनाए गए हैं पार्टी की तरफ से, वहीं 16 जो है राष्ट्रीय मंत्री तैनात किए गए हैं इस बार। लेकिन 2-3 बड़े बदलाव हमें देखने के लिए मिले हैं। अगर आप देखेंगे तो विनोद तावड़े और सुनील बंसल, इन दोनों को महामंत्री रिपीट किया गया है। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया गया है। हालांकि वो पहले राष्ट्रीय महामंत्री थे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि तरुण चुग को राष्ट्रीय महामंत्री रिपीट किया जा सकता है, लेकिन इस बार एक और बड़ी जिम्मेदारी उनको राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी के रूप में दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस टीम में स्मृति ईरानी को जगह दी गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश की तरफ से दर्शाया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश का हाल ही में राहुल गांधी से फिलहाल वो चुनाव हारी थी, लेकिन उसके बाद लगातार वो एक्टिव नजर आ रही थी। कयास लगाए जा रहे थे कि स्मृति ईरानी को संगठन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। इस बार टीम के अंदर अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब से सरदार मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बड़ा ये एक दांव खेला गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वसुंधरा राजे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, उनको दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको जगह दी गई है। उत्तराखंड में बहुत जल्द चुनाव होने हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की उनको टीम में जगह दी गई है। राम माधव को, देखिए राम माधव पहले राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं और संगठन की भूमिका बहुत अच्छे तौर पर जानते हैं, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर जगह दी गई है। बैजयंत पांडा पहले से ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिल्ली के प्रभारी रहे हैं, उनके प्रभारी रहते दिल्ली नगर निगम और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अंतराल से जीता है। पुंडेश्वरी देवी आंध्र प्रदेश से है, लगातार उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेकर के भी लगातार अटकलों में रहा था। उनका नाम रहा था कि अगर महिला होती है तो पुंडेश्वरी देवी को यहाँ पर जगह दी जा सकती है। रेखा वर्मा पूर्व में उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सांसद हैं और दोबारा उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगर आप देखेंगे भारती प्रवीण पवार जो है महाराष्ट्र से हैं, उनको जगह दी गई है। पहली बार इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जगह दी गई है। लाल सिंह आर्या, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एससी मोर्चा के अध्यक्ष थे और लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे कि इनको संगठन में बड़ा स्थान दिया जा सकता है। तारिक
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे, एमएलसी है उत्तर प्रदेश से, और उनको दोबारा एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। हालांकि पिछली टीम में भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर आप देखेंगे तो पार्टी ने यहाँ पर अपना जो है आईटी सेल पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो अमित मालविया को यहाँ से हटाया गया है। अमित मालविया की जगह पार्टी ने पूरी तरह से यहाँ पर बदलाव किया है। अमित मालविया को आईटी सेल से छुट्टी कर दी गई है। हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुए जंतर मंतर पर, कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट हुए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सोशल मीडिया की रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी हो सकता है कि अमित मालविया के नाम से या उनके काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं रही, और इसीलिए अमित मालविया को इस बार पार्टी ने जगह नहीं दी है। यानी उनसे तमाम जो जिम्मेदारी है आईटी सेल की वो ली गई है। साथ ही मोर्चों के तमाम अध्यक्ष जो है वो भी पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं। हेमांग जोशी हैं, गुजरात से आते हैं, वडोदरा से सांसद हैं, पार्टी में युवा मोर्चा से कार्यकर्ता रहे और बहुत एक्टिव कार्यकर्ता रहे। उनको युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। रूप कुमारी चौधरी छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत एक्टिव रही है पार्टी के लिए, महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। अमरपाल मौर्य, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, उत्तर प्रदेश से अमरपाल मौर्य आते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी मोर्चा के ये अध्यक्ष थे और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बंसीलाल गुर्जर है, मध्य प्रदेश से हैं और किसान मोर्चे का अध्यक्ष इनको बनाया गया। विशेष कुमार राम एससी मोर्चा बिहार से। एक महत्वपूर्ण चीज और अगर आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक मोर्चे में बड़ा बदलाव किया गया है। कुंवर बासित अली को, जो कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे, उनको राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी गई है। कुंवर बासित अली उत्तर प्रदेश के फिलहाल अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनको राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह दी गई है। मीडिया प्रमुख अगर आप देखेंगे तो संजय मयूख को इस बार पार्टी ने वो स्थान नहीं दिया है। हालांकि अनिल बलूनी पार्टी के मीडिया संयोजक बने रहेंगे, पार्टी का जो मीडिया का काम है वो देखते रहेंगे। अनिल बलूनी, उनको स्थान उनका उसी तरह से रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो 3 नए मीडिया सह संयोजक बनाए गए हैं, जिसमें प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव दोनों पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको जगह दी गई है। आशीष अग्रवाल मध्य प्रदेश से आते हैं, उनको मीडिया का सह संयोजक बनाया गया है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया सह संयोजक जिसकी मैं अभी अमित मालविया का जिक्र कर रहा था, दीपक महास्के हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं। कई ट्वीट्स हमने इनके देखे हाल ही में सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान। उसके अलावा सोशल मीडिया सह संयोजक के रूप में प्रीति गांधी है, महाराष्ट्र से, उनको बनाया गया है। शिवानंद द्विवेदी दिल्ली से हैं, सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहते हैं, पार्टी का बहुत जो मत है वो रखते हैं। आलोक भट्ट है उत्तराखंड से और अरुण यादव हरियाणा से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर आप देखेंगे तो आपको राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्रियों की टीम घोषित की गई है, अगर आप उनको देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय महामंत्री अगर आप देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। विनोद तावड़े और सुनील बंसल, 2 ऐसे नाम हैं। विनोद तावड़े और सुनील बंसल, इन दोनों को रिपीट किया जा सकता है। लेकिन विप्लव कुमार देव जो त्रिपुरा से हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। सतीश पुनिया राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश, हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत अहम नाम है। हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय मंत्री भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट को साधने के लिए पार्टी ने बड़ा दांव हरीश द्विवेदी पर खेला है। लगातार नाम भी चल रहा था कि हरीश द्विवेदी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। संजय भाटिया उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं, फिलहाल अभी सह प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं और उनको हरियाणा से राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर जगह दी गई है। अगर आप देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण टीम इस बार घोषित की गई है। हालांकि राष्ट्रीय मंत्रियों की अगर मैं आपसे बात करूं तो दिल्ली से जयप्रकाश जेपी, जो दिल्ली के पूर्व में मेयर रहे हैं, उनको जगह दी गई है। रोहन गुप्ता है। लेकिन इसके अलावा देखिए संदीप पाठक, जो हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर आए थे राज्यसभा, उनको दिल्ली से स्थान दिया गया है और राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर उनको जगह दी गई है। राष्ट्रीय मंत्री में एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर भोला सिंह का, 3 बार से बुलंदशहर से सांसद हैं। उनको लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि उनको पार्टी में बड़ा स्थान संगठन में दिया जा सकता है या उनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है बुलंदशहर और वो बुलंदशहर से लगातार 3 बार सांसद रहे, उनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। तो राजेश, कहीं ना कहीं ये जो पूरी कमेटी तैयार की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये एक महत्वपूर्ण कमेटी है जिसके अंदर सभी राज्यों को, सभी ताबिश कुमार, ताबिश मैं बीच में टोक रहा हूं। ताबिश, क्या ये 2027 में, क्योंकि कई अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं
उसको देखकर हम माने कि एक बड़ा चेंज जो है टीम में किया गया है ताबिश? देखिए 2027 और 2029 का अगर आप चुनाव देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको जो समीकरण है वो बिठाने की कोशिश की गई है। खास तौर से उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री सभी स्थान में जगह दी गई है। पार्टी भली भांति जानती है कि उत्तर प्रदेश राजनीति का गढ़ है और उत्तर प्रदेश से ही देश की दिशा और दशा तय होती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की गई और पंजाब को भी अच्छा खासा जगह दी गई है। झारखंड की बात कर ली जाए, दिल्ली या गुजरात की बात कर ली जाए तो सभी राज्यों को साधने की कोशिश की गई है। वजह यह है कि 2027 के अलावा 2029 तक इस टीम को काम करना है और इसलिए 2029 तक अगर ये टीम काम करती है तो महत्वपूर्ण हो जाता है राजेश कि आपको एक ऐसी टीम देनी होगी जो धरातल से काम करे। लेकिन जहां तक महिलाओं की भागीदारी की बात है, जिसमें कहा जा रहा था संगठन पर 33% महिलाओं का कब्जा रहेगा, वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया है, लेकिन पूरी साधने की कोशिश की गई है। महिलाओं को अच्छा खासा स्थान दिया गया है। दूसरी तरफ युवाओं को भी ठीक ठाक जगह पार्टी की तरफ से दी गई है। ये कहा जा सकता है कि यंग ब्रिगेड को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने की है। अगर एक नाम यहाँ पर आप देखेंगे तो पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अगर आप देखते हैं तो पीयूष गोयल चूंकि अभी फिलहाल कैबिनेट मंत्री है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीयूष गोयल को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनकी कैबिनेट से फिलहाल छुट्टी हो सकती है। यानी पीयूष गोयल का जो मंत्रालय है वो अब जा सकता है, क्योंकि अगर वो संगठन में काम करते हैं और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि संगठन के तौर पर उनके पास काम ज्यादा होगा। इसलिए हो सकता है कि पीयूष गोयल को रिशफल के दौरान, क्योंकि अब ये कयास भी ज्यादा हो गए हैं कि बहुत जल्द संगठन में के बाद अब सरकार में कैबिनेट में बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, तो हो सकता है कि अब कैबिनेट में हमें बड़े बदलाव देखने के लिए मिले और उसमें पीयूष गोयल का नाम हमें ना देखने के लिए मिले राजेश। जी, क्योंकि ये बड़ा अहम फेरबदल है और एक चीज और, क्योंकि उपचुनाव के बाद भी क्या हम इस फेरबदल को जो नतीजे आए थे उपचुनाव से उससे जोड़ सकते हैं? देखिए पहले से ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार की जो टीम होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि 2029 का चुनाव बहुत हल्का नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और बीजेपी बहुत अच्छी तरह से समझती है कि किस तरह से तमाम वर्गों को, तमाम समुदाय को साधना है। जहां तक आपने उपचुनाव का जिक्र किया है, मैं नहीं मानता कि पार्टी की तरफ से उपचुनाव के नतीजे आने के बाद किसी तरह का कोई निर्णय लिया गया होगा, लेकिन ये जरूर है कि 2027 में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं और वहीं 2029 में लोकसभा चुनाव होने, तो जाहिर सी बात है पार्टी भली भांति जानती है कि किस तरह से राजनीतिक रूप से वोटर्स को साधना है और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पूरी टीम में हमें जातीय, क्षेत्रीय तमाम जो समीकरण है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, हर समुदाय को साधने की कोशिश की गई है, तमाम क्षेत्रीय संतुलन बनाया गया है और जातीय समीकरण का पूरा प्रभाव इस पूरी नई टीम पर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर संगीता यादव को बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आती है और गाजीपुर और उस आसपास की जो बेल्ट है वहां पर यादवों का अच्छा खासा गढ़ है। दो जो वोट बैंक है जिसमें मौर्य और यादव है, उसको उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से पार्टी ने साधने की कोशिश की है। अमरपाल मौर्य को ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और इसीलिए संगीता यादव को पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री का स्थान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है कि ये एक बड़ा दाव होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर रखने का काम किया है और इसीलिए पार्टी भली भांति जानती है कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, उत्तराखंड के हो, पंजाब के हो या उसके अलावा लोकसभा का 2029 का चुनाव हो, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसीलिए इनके मद्देनजर कहीं ना कहीं पार्टी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है राजेश। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है। वक्त छोटे ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।